ठीक है। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है किस शताब्दी में होता है? 6वीं शताब्दी। ठीक है। कहाँ से होता है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत से होता है। ठीक है, तमिलनाडु में या तमिल क्षेत्र इसको बोलते हैं। तमिल भाषा कहाँ का भाषा है? तमिलनाडु का है। ठीक है। तेलुगु? ठीक है, अब गलत नहीं होगा ना। अच्छा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? अलवार संतों के द्वारा हुआ था। मतलब एक आदमी नहीं किया था, अलवार और नैनार। ठीक है, तो कितने अलवार थे? अलवार में है 12 12 अलवार। ठीक है, 12 गो अलवार था और 63 गो नैनार। अच्छा, अलवार कौन सा धर्म अपनाता था? वैष्णव। वैष्णव। और नैनार? शैव। नैनार शैव धर्म। कैसे याद रहेगा? नयन मतलब होता आंख, और शंकर भगवान का तीसरा आंख होता है। ठीक है, तो नैनार कितने थे? 63 और अलवार थे। अच्छा, ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत होता किस लिए? मतलब बौद्ध और जैन को दबाने के लिए। हाँ, उस समय जो 6वीं शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फल फूल रहे थे, तो उसको कम करने के लिए जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुआ। ठीक है। अच्छा, अलवार जो धर्म था उसमें एकमात्र महिला साधिका का क्या नाम था? अंडार। ठीक है, अंडार। और इनके गीतों का किसमें कौन किस मिलता है? कृष्ण कथाओं में जो है ना इनके गीत मिलता है ज़्यादा करके। भक्ति गीतों में कृष्ण कथा होता है ना, उसमें जो है अंडाल के गीत बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, एक राजा था, पल्लव राजा था महेंद्र वर्मन था ना, वो कौन सा धर्म अपनाया था? शैव धर्म था। ठीक है, शैव। और इनको कौन धर्म अपनाने के लिए मतलब गुरु दीक्षा दिया। हाँ, दीक्षा कौन दिया था, या कौन किनके प्रभाव में आने से बाद जो है ना महेंद्र वर्मन जो है ना शैव धर्म अपना लेते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ हम स्टार मारेंगे ना, समझिए वहाँ एग्जाम में इस चैप्टर से थोड़ा जटिल चैप्टर है। ठीक है, इसको याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन हम जहाँ जहाँ स्टार मारेंगे समझिए उस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन जो है महेंद्र वर्मन, पहला क्वेश्चन तो यही है कि महेंद्र वर्मन किस धर्म का अनुयायी था? कौन सा था? शैव धर्म का। ठीक है, और इनको कौन दिया था शैव धर्म का? अपार दिया था। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों में क्वेश्चन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि महेंद्र वर्मन किस धर्म के थे और किस वंश के शासक थे? तो पल्लव के थे। और कौन से धर्म अपनाते? शैव धर्म। अपार के पूछने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है। अच्छा, भक्ति कवि संतों को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, प्रथम समूह थे वैष्णव संत, ये कहाँ थे? ठीक है, महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए थे। और दूसरे जो किनके अनुयायी थे? जो वैष्णव संत जो थे वो किनके अनुयायी थे? विठोबा के थे। ठीक है, वो हमेशा जो है ना पंढरपुर एक स्थान था, वहीं पर विठोबा के मतलब बरकरी संप्रदाय के लिए जाते थे। ठीक है। दूसरा समूह किस क्षेत्र में विख्यात हुआ? ठीक है, एक हुआ था किधर हुआ था? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र राजस्थान वाला क्षेत्र में। और एक हुआ था क्या? वो हिंदी वाले भाषी क्षेत्र में। ठीक है, हिंदी वाले भाषी में। ठीक है। अच्छा, ये जो हिंदी भाषी वाले थे ये कैसे थे, कैसे भक्त थे? सद्गुण थे कि निर्गुण थे? निर्गुण। निर्गुण 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 मतलब क्या होता है? भगवान को मतलब हर चीज में वो भगवान को मानते थे, हर जगह भगवान है। हाँ, निर्गुण मतलब हर विशेषता से परे भगवान, वो हर चीज को भगवान मानते थे। ठीक है, निर्गुण इसी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मंदिर में पूजा कर रहे हैं या किसी को पूजा कर रहे हैं, उसी भगवान को मानते थे। और सद्गुण जो था वो वाला जो इधर मराठा वाला था, उसमें मूर्ति का पूजा होता है। जैसे पंढरपुर में हमेशा जाते थे विठोबा का पूजा करने के लिए। अच्छा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में किसने किया था? शंकराचार्य। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में क्या लाया था भक्ति आंदोलन? रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाला शासक कौन था?
रामानंद थे। अच्छा, बंगाल में कृष्ण भक्ति, ठीक है, वहाँ किसने फैलाया था? बंगाल में है। रामानुज थे। चैतन्य महाप्रभु। संत विद्यापति ठाकुर, और दो व्यक्ति थे, विद्यापति ठाकुर थे और चंडीदास, ठीक है। ऐसे भी बंगाल में कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा है। अच्छा, रामानंद जो थे, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाते हैं, उनके शिक्षा के कितने संप्रदाय में बांट दिया गया था? दो। एक का क्या नाम था? सगुन, एक वो था निर्गुण। अच्छा, सगुन संप्रदाय के जो भी संत हुए, उनका एक दो का नाम बताइए। दादू दयाल हुआ, तुलसीदास, संत वल्लभाचार्य, ठीक है, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, निमांकर, ये सब कैसे थे? सद्गुण थे। निर्गुण में कौन थे? कबीर, कबीरदास। अच्छा, शंकराचार्य जो थे उदय दर्शन के प्रतिपादक थे, उनके खिलाफ जो उत्तर भारत में कितने मत का निर्माण हुआ था? 4 मठ। उत्तर में कौन सा मठ था? उत्तर में था श्रृंगेरी, बद्रीनाथ। दक्षिण में? दक्षिण में था श्रृंगेरी, जो कि जो भी जितने भी मठ बनाया गया था ना, जो 4 मठ बने थे, वो सबसे पुराना मठ यही था, श्रृंगेरी। अच्छा, पूरब में कौन सा था? पुरी, उड़ीसा वाला जो था। और पश्चिम में सोमनाथ था। ज्योतिष बोलते हैं द्वारका में, द्वारिका ज्योतिष द्वारिका में था। अच्छा, इसमें कुछ सारणी दिया हुआ है। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत था। जैसे इसमें तो हमको नहीं लगता है कि याद तो होगा सबको। जैसे पहले है श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्री राम जी से है ना। ठीक है। अब ब्रह्म संप्रदाय राम है माधवा, नहीं मारवा में है। हाँ माधव, और सनक संप्रदाय, निम्बा देखिए पहले लिख देते हैं SHRI, क्या हो गया? श्री। उसके बाद हो गया ब्रह्म समाज, BARAM, ठीक है, ब्रह्म समाज। उसके बाद सनकादि, SANKADI, ठीक है। इसमें श्री लिखा हुआ है, श्री में R निकालिए, क्या हो गया? रामानुजाचार्य हुआ ना। इसमें क्या निकालिए? M निकालिए, क्या हो गया? माधवाचार्य। इसमें निकालिए N निकालिए, क्या हो गया? निम्बुकाचार्य, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, निमोनिक है, जो कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। आप उसी को सिर्फ लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में कहीं भूल गए तो इस टाइप से लिख दीजिएगा। श्री मतलब राम आ गया रामानुजाचार्य, ब्रह्म में आ गया M माधवाचार्य, और सनक में आ गया N मतलब निम्बकाचार्य। 1-2 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। ये तो हो गया, इसके संप्रदाय हो गया। दूसरी बात, इसके कौन कौन है, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर। इसे शंकराचार्य के कौन थे? देखिए हम लिख देते हैं, शंकराचार्य के द्वैतवाद है। अंश, दम, वीर, ठीक है। और द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, शंकराचार्य, ठीक है। और द्वैतवाद, ओ से अद्वैत, सो से शंकराचार्य, ठीक है। एग्जाम में ये सब चैप्टर से ही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। 2 से द्वैतवाद, द्वैतवाद कौन है? माधवाचार्य, ठीक है। 2 से विशिष्ट द्वैतवाद कौन है? रामानुजाचार्य। एक का अपने से याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? आवाज हो गया? इसको नहीं होता तो फोटो भी खींच लीजिएगा, ठीक है। अंश, दम, वीर, ठीक है। इस श्रेणी का, नहीं तो आप ऐसे मर जाइएगा याद करते करते, याद नहीं होगा, ठीक है। कोशिश कभी किए हैं याद करने का? याद हुआ कभी?
चलिए ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता है? केरल। केरल के प्रांत था जिसका नाम था कलाडी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम था शिवगुरु, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जन्म कहाँ हुआ था? कलाडी में। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं कि कब हुआ था, एक मोटा मोटा याद कर लिए 708 में हुआ था, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। 820 में मरा। डेट कभी सब पूछता ही नहीं है, ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछेगा, जानते क्या पूछेगा? इसमें ही क्वेश्चन पूछेगा कि शंकराचार्य का जन्म किस शताब्दी में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछेगा। कभी नहीं पूछेगा कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था, ये पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कौन सी शताब्दी में हुआ था। 8वीं शताब्दी में हुआ था। शंकराचार्य किस धर्म को अपनाते थे, मानते थे? मतलब कौन से, किसके वैष्णव थे कि शैव थे? शैव थे। शंकर भगवान से शिव जी आता है तो शैव धर्म के अनुयायी थे। अच्छा, एक इन्होंने पद्धति शुरू किया जिसका नाम था पंचायतन पूजा। ये क्या होता था? 5 देवता पूजा करते हैं। ठीक है, 5 देव। पंचायतन एक मंदिर निर्माण की कला शैली है, ठीक है, वो भी दक्षिण भारत में ही चलता था, ठीक है। ये पंचायतन पूजा का था। इसमें 5 देवता का पूजा होता था। शिव थे, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश का था। अच्छा, रामानुजाचार्य ये किस भगवान की आराधना करते थे? राम जी को करते थे। ये इनकी जन्म 1017 में होता है। कहाँ होता है, इम्पोर्टेंट है। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। मद्रास के पेरम्बूर में, ठीक है। पेरम्बूर कोई फैक्ट्री भी वहाँ है? हाँ, पटाखा वाला फैक्ट्री। पटाखा फैक्ट्री है। इंडियन कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर में ही है ना। रेलवे का कोच फैक्ट्री, क्या बोला? एक ही जगह होता है, दक्षिण भारत में पेरम्बूर में है कोच फैक्ट्री है। और इनके गुरु क्या क्या नाम था? यादव प्रकाश। अच्छा, रामानुजाचार्य किस मत को मानते थे? जैसे अभी बताया ना, द्वैतवाद, माधवाचार्य, मतलब कैसा थे? विशिष्ट द्वैतवाद मानते थे। अभी लिखे है ना, अंश दम बी से विशिष्ट, रो से रामानुजाचार्य। यही रामानुजाचार्य। रामानंद कहाँ बोले हम अभी? रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट, हम यहाँ लिखे रामानुजाचार्य, तुम रामानंद बोल रहा है। कहाँ दिया हुआ है? देखो उसको किताब दो तो, कहाँ दिया हुआ दिखा तो। कौन किताब तुम पढ़ा रहे? ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद की कौन थे? रामानुजाचार्य थे। इस चैप्टर में यही सब क्वेश्चन पूछता है ज्यादा, ठीक है। रामानंद, इनका जन्म कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। और इनका शिक्षा कहाँ होता है? वाराणसी में। अच्छा ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म होता है। लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, वाराणसी में ही लक्ष्मीबाई का जन्म होता है। मृत्यु होता है कहाँ? ग्वालियर में। कालपिक अंतिम युद्ध होता है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, भक्ति आंदोलन को कौन से संत थे जो अपने मठ में जो है ना सभी जाति के लोगों को आने की अनुमति दे देते हैं? रामानंद थे, ठीक है। कोई भी। अच्छा, इनके कितने अनुयायी थे? 12 गो। इनके महिला अनुयायी भी थी। कौन थी? सूरसरी थी, साध्वी नहीं। और पद्मावती सुने हैं ना? मलिक मोहम्मद जायसी जो किताब लगता है उसमें पद्मावती का जिक्र होता है। अच्छा, पद्मावती को उनके पति का क्या नाम था? राजा रतन सिंह। कौन से वंश के थे राजा रतन सिंह? ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ जैसे रायदास किस जाति से संबंधित है? चमार से। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये जाति से ही क्वेश्चन पूछता है। कोई एक दे देगा, जैसे कबीर दे दीजिए, कबीर किस जाति से थे? तो जुल्हा थे, ठीक है। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। धन्ना किस जाति से थे? जाट था, जाट।
सेना कौन था? नहीं नहीं था। पीपा, पीपा क्या थे? राजपूत थे। और सधना क्या था? कसाई था। इसको आप पूरा याद कर लीजिए, ठीक, यहां से क्वेश्चन आता है। कबीर, कबीर के माता पिता कौन थे? अभी तो वाराणसी के थे। ठीक है, माता पिता कोई होंगे ना? नीरू और नीमा। ठीक है, वाराणसी के जो है नदी के किनारे उनको जो घाट था वहां मिलता है। नीरू और नीमा, जुल्हा था वही उनको पालता है। अच्छा, रामन, ये जो कबीर थे, ये कैसे, मतलब किस रूप में देवता का पूजा करते थे? रूप में हाँ, एकेश्वरवाद। ठीक है, इसमें जितना स्टार तुम मार सकता है, ठीक है। ठीक, कबीर, बाद में कबीर जो है एकेश्वरवाद। अच्छा, ब्रह्म समाज कैसा था? ब्रह्म समाज जो था ये भी एकेश्वरवाद ही था। एकेश्वरवाद में होता है कि कोई भगवान नहीं है, मतलब भगवान का सिर्फ निराकार का पूजा हो रहा है। हर क्षेत्र में देख रहे हैं भगवान है, हर चीज में, मतलब इसे एक मंदिर बना के भगवान की पूजा उसमें नहीं होता था। ठीक है, हर चीज में वो भगवान को मानते थे। सिख बोलते एकेश्वरवाद। अच्छा, कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? कबीर के जो भी अनुयायी हुए वो क्या कहलाए? कबीर पंथी। ठीक है। अच्छा, कबीर के उपदेश, कौन सा ऐसा उपदेश है जो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? हाँ सर, ये बोला है। ना, खालसा इसको सिखों के थी गुरुमुखी में कुछ आज ठीक है, बोल तो रहे हैं, सिखों के आदि ग्रंथ। बोलो, कबीर के कौन से उपदेश थे जो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? बोलिए। शब्द, शबद, शबद उसको बोलते हैं। ठीक है, शबद, शबद जो है ना, इनका एक वाणी था, उपदेश था, जो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ठीक है। अच्छा, कबीर का वाणी है जिसका नाम है बीजक। ठीक है, इनको कितने भागों में बांटा गया है? बीजक को कितने भागों में बांटा गया है? बीजक जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन है? बोलिए। रामायणी, शबद और सखी। शबद और सखी। ठीक है, रामायणी, शबद और सखी। और इनका संकलन करता था, उनके शिष्य थे धर्मदास। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हो जाती है? मगहर 1510 में। हाँ, यूपीएम होगा मगहर। गुरु नानक, इनकी जन्म कब होता है? 1469। ठीक, कहाँ होता है? तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी, पाकिस्तान के नाना साहब जो था। अच्छा, गुरु नानक देव जो थे अपने अंतिम समय कहाँ बिताते हैं? अंतिम क्षण तलवंडी तो जन्म में हुआ। रावी नदी किनारे करतारपुर में। करतारपुर डेरा साहब है ना, कहाँ भी पड़ता है? पंजाब में है, पाकिस्तान में है। करतारपुर पाकिस्तान। करतारपुर कॉरिडोर नहीं बनाया गया भारत सरकार द्वारा? वही कुछ क्षेत्र इसका पंजाब में है। जिससे करतारपुर जो बनाया वो मंदिलवा है वो पाकिस्तान में है। डोर जो करतारपुर डोर, तो मान ली यहाँ जा रास्ता जाता है दोनों तरह जाएगा ना, भारत इंडिया पाकिस्तान दोनों में जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, गुरु नानक जो है किस सूफी संत से प्रभावित थे? सूफी संत क्या जी? फरीद। सूफी संत फरीद, बाबा फरीद। अच्छा, चैतन्य स्वामी, इनका जन्म कहाँ होता है? बंगाल में। नवद्वीप, बंगाल में पड़ता है। ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्रा। अच्छा, इनको पाठशाला में किस नाम से पुकारा जाता था? चैतन्य स्वामी को पाठशाला में किस नाम से पुकारा जाता था? निमाई पंडित। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किसे जो है पाठशाला में निमाई पंडित के नाम से पुकारा जाता था? किनका नाम था? चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के जो स्वामी जो थे उनका मूल नाम क्या था?
शंकर देव ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, बोलिए। ना सर, ये रामानंद तो थे ना, उन्हीं के ना चैतन्य स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर। वास्तविक नाम है। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं। पर वो पूछ रहे थे उनका। चैतन्य स्वामी तो बोलिए रहे हैं, चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? अरे पूरा उसको बोला चैतन्य महाप्रभु बोला जाता है, ठीक है। आप उसका गुरु से पूछे। नहीं। अच्छा, चैतन्य स्वामी जो है कौन से संघ की स्थापना करते हैं? बोलिए। गोसाई संघ। गोसाई संघ की स्थापना किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, श्रीमद वल्लभाचार्य। अच्छा एक चीज बताइए, चैतन्य महाप्रभु जो है ना, ये रामानुज के जो विशिष्ट द्वैतवाद थे उनके अनुयायी, माधवाचार्य के द्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद दोनों को कंबाइन करके ये इनके फ्लोरर थे, मतलब इनके मानते थे, ठीक है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का अंतिम समय जो जिस समय मृत्यु हो रहा था वो कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। चैतन्य महाप्रभु जो है अपने अंतिम समय कहाँ बिताए थे? बोलिए। पूरी उड़ीसा में। जब चैतन्य महाप्रभु जो है ना धर्म की दीक्षा जब ले लेते हैं ना तो वो चले जाते हैं, पूरी चले जाते हैं और वहीं पर जीवन बिता देते हैं अपना, मृत्यु भी वहीं हो जाती है। इस्कॉन टेम्पल जो है इन्हीं के लिए, इन्हीं के द्वारा समर्पित है। जो इनके जो दर्शन जो है ना इसी पर आधारित है इस्कॉन टेम्पल जो बनाया हुआ है। श्रीमद वल्लभाचार्य, इनका जन्म कहाँ होता है? वल्लभाचार्य। हाँ, सिद्ध मद वल्लभाचार्य, वाराणसी, चंपारण एक जगह है वाराणसी में, वहीं होता है। अच्छा, अरैल, ये अपना जो है ना कार्यस्थली जो बनाते हैं अरैल, अरैल नामक स्थान को बनाते हैं। जो अरैल था वो किस नदी के संगम पर था? अरैल यमुना नदी। गंगा और यमुना के संगम पर था अरैल। अच्छा, पुष्टि मार्ग के संस्थापक किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्रीमद वल्लभाचार्य, ठीक है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक किसे कहते हैं? वल्लभाचार्य। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म कहाँ होता है? गोस्वामी तुलसीदास ये यूपी में तो उत्तर प्रदेश के बादा, ठीक है, वहीं होता है। अच्छा, रामचरितमानस कौन लिखे थे? ठीक है, तुलसीदास। किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है, अवधी भाषा में लिखा हुआ रामचरितमानस। तुलसीदास का कहानी नहीं जानते हैं? ये अवध क्षेत्र में पड़ता है सर, इसीलिए। कभी बताएंगे क्या कहानी लिखने? तुलसीदास जो है किस मुगल शासक के करीब थे? अकबर के समकालीन। अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, इनके दोनों के समकालीन थे। अच्छा, धन्ना किनके शिष्य थे? धन्ना, हाँ, तुलसीदास। रामानंद के बोले थे, रामानंद के 12 शिष्य थे। धन्ना, जाट, ये सब जो था ना, कबीर। धन्ना किस जाति के थे? जाट थे। मीराबाई, ठीक है, ये मेरठा के रहने वाले थे। अच्छा, इनका पिता का क्या नाम था? मीराबाई के पिता का क्या नाम था? एक जो है ना राजपूताना घराना की थी, ठीक है, कोई राजा की पत्नी थी मीराबाई ना, जो मर जाती है सर। राणा सांगा के साथ बेटा है, इनका नाम रतन सिंह राठौर इनके पिता का नाम था, ठीक, पिता का नाम था रतन सिंह राठौर। इनके शादी जो है राणा सांगा के बड़े पुत्र जो है ना भोजराज से विवाह होता है। भोजराज की मृत्यु अल्प आयु में हो जाती है, उसके बाद ये कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? मीराबाई की गुरु, हाँ, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? संत रविदास। और रविदास के गुरु कौन थे? संत रविदास के गुरु हाँ? तुलसीदास। इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं? अभी क्या बोले थे इसका? रामानंद। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ के आइए, पढ़ के आइए। आधे नहीं रहता है इसके, जितने नाम है इसमें से नहीं भूल जाए, यही नाम है। अच्छा, रैदास, ये किस जाति से संबंधित है? चमार। ठीक है, रैदास चमार से थे। ये किनके शिष्य थे? रामानंद। ठीक है, रामानंद के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका भी जन्म बनारस में ही होता है, ठीक है।
अच्छा, रायदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रैदास थे। दादू दयाल किनके शिष्य थे? दादू दयाल थे, रामानंद के। कबीर के अनुयायी थे, ठीक है। अच्छा, ये किस जाति से थे दादू दयाल? धुनिया जाति से थे। अच्छा, नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसको भी आप जितना बार स्टार इसको मार लीजिए, ठीक है। जो भी स्टार मार रहे हैं कहीं कहीं एग्जाम में पूछा है। नीपक आंदोलन किसने किया था? दादू दयाल। अच्छा, मतलब पूर्वोत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। शंकर देव, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार शंकर देव। ये किनके समकालीन थे? चैतन्य, ठीक है। जवाब तुम दिया नहीं है, मच्छर मच्छर कर रहा है। चलिए, खत्म हो गया। पॉलिटिशियन, भारत की उम्मीदवार, ज्योग्राफी और पॉलिटी, डीपीएसपी। हाँ, डीपीएसपी की मछली है। अच्छा, क्या है? डीपीएसपी। चलो बताओ तो, डीपीएसपी का फुल फॉर्म बताओ। बताओ, क्वेश्चन है कि नहीं पूछेगा एग्जाम में? वो तो हिंदी में है, इसका अंग्रेजी फुल फॉर्म बताओ। डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट। हमरा तुम बता दिया। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बोलते हैं डीपीएसपी। तुम्हें याद, तुम्हारा काम है ना याद करना। ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब कि जो राज्य का नीति निश्चय सिद्धांत जो है राज्य सरकार बनाएगा, इसके बाद कहना ही है। हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य का नीति निश्चय सिद्धांत, यानी राज्य के द्वारा बनाए गए नीति और निर्देशक, ठीक है। कहां से लिया गया? पहले तो यही है, आयरलैंड से लिया गया है। कौन सा भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। अच्छा, क्या डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? अच्छा, आपका डीपीएसपी का अगर हनन होता है, ठीक है, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत, तो आप कोर्ट में जाइएगा? नहीं जा सकते। ये पॉलिसी जो है ना, ये स्टेट बनाएगा, नहीं राज्य सरकार बनाएगा। वो उसकी मर्जी पर है, वो बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। आप, वो बाध्यकारी नहीं है, कोई राज्य सरकार बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार जो है ना, राज्य का नीति निश्चय सिद्धांत जो है ना, शासन के लिए आधारभूत तत्व है, ठीक है। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए किसकी स्थापना किया गया था? किस में लिखा हुआ? डीपीएसपी में, ये ठीक है। अच्छा, डीपीएसपी को कौन सा अधिनियम का लाया गया था? भाषा का अधिनियम कौन सा है? 1935 के अधिनियम तक ही लाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा डीपीएसपी को किस अधिनियम, कौन सा भाषा का अधिनियम तक लाया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत। कितने अनुच्छेद इसमें है? 36 से 51। अब बताना है, अनुच्छेद करके बताते जाना है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में परिभाषा दिया हुआ। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। ये किस देश के संविधान से लिया गया है?
रूसी क्रांति से लिया गया है। 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ था ना, उसी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में लिया गया है। ठीक है, और कहीं इसके बारे में जिक्र है, समाज प्रस्तावना में भी जिक्र है। क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? 3 है, वही सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक न्याय है। कौन सा अनुच्छेद में बोलता है? अनुच्छेद 38। अब आ जाइए अनुच्छेद 39। 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। सिर्फ 39 बताओ क्या? आर्थिक न्याय के बारे में, इकोनॉमिकल जस्टिस को बोलते हैं। आर्थिक न्याय क्या होगा? ठीक है, अब उसमें कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 39 में 5 और 3 देखिए अनुच्छेद 39 है ना, इसमें देखिए अनुच्छेद 39 के को है, फिर क्या है? खो है, फिर क्या है? गो है, घो है, और वो है, और उसके बाद क्या है? चो है। ठीक है, इतना अनुच्छेद है। अब पहला बताइए अनुच्छेद 39 के को क्या कहता है? अभी हम क्या बताएं? अनुच्छेद 39 में क्या है? वो तो आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय है। ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस, आर्थिक न्याय। इसका मतलब है कि अब जितना भी अनुच्छेद इस तो पढ़ रहे हैं, को से लेकर चो तक में, सब न कहीं कहीं आर्थिक से ही संबंधित होगा। तो पहला बताया अनुच्छेद 39 के को में क्या है? ये तो सिर्फ समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर एक काम कर रहा है तो दोनों का वेतन समान हो। जैसे अभी कोई सरकारी स्कूल में टीचर नियुक्त हुई है, तो ऐसा है, प्रावधान है कि महिला को वेतन कम दिया जाएगा, पुरुष को ज़्यादा दिया जाएगा? ऐसा है? या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही अनुच्छेद में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर दोनों व्यक्ति समान कार्य कर रहा है तो समान वेतन मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 39 हो गया। खो बताइए क्या है? इसे मैं काम खो बताइए, अनुच्छेद 39 खो। भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और इस तरह से नियंत्रण करना है, कोई भौतिक संपदा है उसका नियंत्रण इस तरह से करना है कि उस समुदाय में रहने वाले सभी लोग को फायदा हो। ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति का निजी संपत्ति को नहीं रखा गया है। इसमें केस भी हुआ था कि निजी संपत्ति को भौतिक संपदा में नहीं रखा गया है। तो अनुच्छेद 39 के खो क्या कहता है? भौतिक संपदा, और उसका संरक्षण ऐसा करना है कि जिससे सभी को लाभ हो सके। 39 के गो बोलो, 39 के गो, धन का समान वितरण। ठीक है, धन का समान वितरण। अब बताओ 39 के को क्या कहता है? समान काम के लिए समान काम के लिए समान वेतन। 39 के खो क्या कहता है? संपदा। भौतिक संपदा का नियंत्रण ऐसा करना है जिससे सभी को लाभ हो से। 39 के गो क्या कहता है? धन का समान वितरण। 39 का घो क्या कहता है? इसे घूमने में बोले, इसमें भी जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है कब आया था? कौन सा अधिनियम तब लाया गया था? नहीं, शारीरिक श्रमिक परिश्रम अधिनियम 1976। 1976 में श्रमिक परिश्रमिक अधिनियम 1976। और 39 के को में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त करने का साधन का अधिकार, न कि काम का अधिकार दिया हुआ है। 39 के को क्या कहता है? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको जो है दोनों को अधिकार दिया गया है कार्य करने का। और खो क्या कहता है? भौतिक संपदा। भौतिक संपदा। गो क्या कहता है? धन का समान वितरण। और घो क्या कहता है? समान कार्य के समान वेतन। को में नहीं, घो में है समान कार्य के समान वेतन। 39 के अणो क्या कहता है? 39 के अरो, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार और स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, और नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना लगाया जाए जो उनकी आयु के अनुकूल हो। जैसे मतलब किसी को भी अगर काम पे लगाया जाए तो उसके सुकुमारता का भी ध्यान रखा जाए। कोई अगर 18 साल का बालक है, अब उसको काम में शराब के फैक्ट्री में नहीं लगा दिया जाएगा। ठीक, इसके बारे में बताया गया है।
चो क्या कहता है? बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में काम करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास अवसर और सुविधाएं दिया जाना चाहिए। इसके बारे में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर से बताइए 39 से फिर से बताइए। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? 36 डीपीएसपी का परिभाषा है। 37 में क्या है? न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। 39 क्या है? आर्थिक, ठीक है, आर्थिक न्याय। उसके बाद 39 के को क्या करता है? मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को जो है काम करने का अधिकार है। ठीक है, 39 के खो क्या कहता है? बौद्धिक संपदा का ऐसा रख रखाव करना है कि उसमें जो भी निवास करता है सब कुछ से लाभ हो। गो क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। घो क्या कहता है? तो गो क्या कहता है? धन का समान वितरण। घो क्या कहता है? समान काम के लिए समान वेतन। और अरो क्या कहता है? कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। ठीक है, यानी सुकुमार अवस्था का भी दुरुपयोग ना हो सके। 39 का चो क्या कहता है? बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में जीने का अधिकार। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40। ग्राम पंचायत में क्या होता है? मुखिया जी प्रचार करते तो क्या कहते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो लोगों के लिए जो है रोजगार, शिक्षा, इस जो है इस सब का व्यवस्था हम कर देंगे। तो अनुच्छेद 41 में क्या कहता है? मुखिया जी क्या कहे थे कि हम रोजगार देंगे और शिक्षा भी देंगे। प्रचार होता है मुखिया के चुनाव में, तो वही 41 में क्या है? कुछ दशाओं में रोजगार और शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में रोजगार और शिक्षा पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 42 है। ठीक है, अनुच्छेद 42 क्या है? कार्य का मनोनिचित दशा होना चाहिए, जहां तहां काम नहीं करेंगे। ठीक है, और न्याय संगत काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन कर लिया है, बीए पढ़ लिया है और उसको ईटा के भट्टा पर दे देगा नौकरी। मुखिया जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 42 में क्या है? ठीक है, न्याय संगत और मानवोचित काम की दशाएं होना चाहिए। और कुछ है इसमें? प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 40 में मुखिया जी क्या कहते हैं कि शिक्षा रोजगार देंगे। तो 41 में शिक्षा रोजगार दे देंगे। शिक्षा रोजगार देंगे तो क्या कर लेगा? जब नौकरी भी मिल जाएगा क्या कर लेगा? विवाह कर लिया है। ठीक है, विवाह कर लिया लेकिन काम जो है उसको बढ़िया नहीं मिला है, तो अब कह रहा है कि नहीं हमको न्याय संगत काम चाहिए। और उसी में है 42 में क्या है? प्रसूति लाभ। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? निर्वाह योग मजदूरी से। ठीक है, निर्वाह योग मजदूरी। अब पहले क्या था? न्याय 42 में पूछ रहा था कि न्याय संगत काम ही चाहिए हमको, और क्या था? प्रसूति लाभ। बच्चा हो गया, काम, पैसा ज्यादा जरूरत पड़ गया है, अब क्या उसको चाहिए? अब निर्वाह मजदूरी चाहिए। पैसा बढ़ाइए, मजदूरी बढ़ाइए। किस अनुच्छेद में है निर्वाह? अनुच्छेद 43 में है। और क्या है अनुच्छेद 43 से को में क्या है? और इसमें है कुटीर उद्योग भी है। क्वेश्चन पूछेगा कुटीर उद्योग जो है किस अनुच्छेद में है? 43 में सिर्फ है। ठीक, हाँ, कुटीर उद्योग 43 में है। 43 से को में क्या है? 43 के को में दिया हुआ है कि श्रमिक जो प्रबंधन होगा वो कंपनी में, उसमें श्रम का भागीदारी रहेगा, श्रमिक की भागीदारी रहेगा। जो यूनियन जो बनता है ना कारखाना में, नहीं यूनियन कम बड़े बड़े कारखाना में यूनियन होता है ना, तो जो यूनियन बनाया जाएगा उसमें श्रमिक का भागीदारी होगा। को में दिया हुआ है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, जो यूनियन जो बनता है, पहले फिल्म में दिखाता था यूनियन लेबर हड़ताल में चल गया। क्या हुआ? चलिए, अनुच्छेद 44 क्या है? समान क्या है? समान सिविल संहिता। कहाँ लागू किया गया पहली बार?
पहली बार गोवा हम कुछ लगाए हैं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, कहाँ लगाया? गोवा में। और स्वतंत्रता के बाद कहाँ लगाया गया, मतलब गणतंत्र होने के बाद उत्तराखंड में। ऐसा कौन सा दूसरा राज्य है जो कि यूसीसी का लागू किया है? गुजरात। गुजरात को किया है। पहला उत्तराखंड है, दूसरा कौन है? गुजरात है। ठीक है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों बच्चों को शिक्षा संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 47, ठीक, जो दुर्बल बच्चा रहेगा उसका पोषाहार स्तर। फिर से बताए, 40 से बताते जाइए। ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम रोजगार पाने का अधिकार। मुखिया जी वादा किए थे ना कि काम देंगे, शिक्षा भी देंगे, तो मांग रहा है काम। तो 41 में क्या हो गया? कुछ दशाओं में काम रोजगार शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है? कैसा काम चाहिए? उसके मतलब काम न्याय संगत काम चाहिए। ठीक है, जो उसके लेवल का काम हो। जैसे जो कोई भी काम नहीं कर सकता है, न्याय संगत काम जो उसके लायक हो। और क्या है? प्रसूति लाभ है, यानी 41 के बाद ही बियाह कर लिया, प्रसूति लाभ 42 में है। 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी। अरे यहाँ प्रसूति लाभ मिल रहा है तो बच्चा 2 से अब 3 हो गया है, तो आपको उसको कैसा चाहिए? पैसा की जरूरत ज्यादा हो गया, निर्वाह मजदूरी चाहिए अब, मतलब वेतन बढ़ेगा। और निर्वाह मजदूरी। और क्या है? कुटीर उद्योग। उसकी पत्नी जो है घर में एक छोटा कुछ उद्योग शुरू करे, कुटीर उद्योग मतलब ये होता है ना। ठीक है। और क्या है? श्रमिक प्रबंधन। ठीक है, जो कारखाना में जो प्रबंधन उद्योग प्रबंधन में होता है उसमें श्रमिक की भागीदारी। उसके बाद 44 क्या है? यूजीसी लागू कर दिया है। अच्छा, जो इनका जो विवाह हुआ है, जो बच्चा हुआ 42 में जो हुआ था, वो उसमें कुछ अनुसूचित जाति जनजाति भी हो सकता है, दुर्बल वर्ग भी हो सकता है, तो उसका शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? वही किसमें है? अनुच्छेद 45, तो 45 में भी 46 में, दोनों में है। ठीक है, हाँ ठीक, 45 में भी है, 46 में भी है। तो 46 में 47 में क्या है? पोषाहार। ठीक है, ठीक है, बच्चा के लिए पोषाहार है। अनुच्छेद 48 में क्या है? वो जो व्यक्ति जो 41 के बाद जो था ना, सब बोला था अब तंग आ गया प्राइवेट कंपनी से, बोला अब हम काम नहीं करेंगे प्राइवेट, अब हम जाते हैं क्या करेंगे? गाय पालेंगे, खेती करेंगे। तो अनुच्छेद 48 में क्या करने लगा? ठीक है, पशुपालन और कृषि करने लगा। अब 48 के कोड में कैसा खेती क्या है? अब खेती तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जंगल के जाकर काट देना है और खेत बना देना है, उससे प्रतिबंध किया गया। और क्या किया गया है? पशुपालन का, पशुओं का क्या है? संरक्षण है। ऐसे नहीं बाघों को लाइए मारपीट दीजिए, वो सब नहीं है। 48 में क्या? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन जीवों की रक्षा करना है। ठीक है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50, ठीक है, 50 को 2 भागों में बांट दीजिए, 25 और 25। ठीक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा, न्यायपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? न्यायपालिका स्वतंत्र है। और कार्यपालिका किसके अधीन काम करता है? विधायिका। वही नहीं हुआ है, तुम पढ़ रहा है पॉलिटी, तो पॉलिटी के संदर्भ में बोलेगा ने। विधायिका, कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन काम करता है, जबकि न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र रखा गया है। अब आ जाइए, अनुच्छेद 51 क्या है? ये तो कर्तव्य है ना, लेकिन पहले हिंदी भाषा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 350 के को में बच्चा क्या पहले बोलता है? को, खो बोलता है ना, तो पहले को बोलेगा। ठीक है, तो कौन सा प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देना है बच्चा को? पहले को खो बोलेगा तब ना आएगा, फिर योरोलो आएगा। और अनुच्छेद 351 क्या है? प्रोत्साहन राशि है, हिंदी को प्रोत्साहन दीजिए। प्रोत्साहन राशि कितना मिलता है? 101, 151, 251, 351 नहीं मिलता है। प्रोत्साहन राशि किसको बोलते हैं? जैसे ससुराल गया तुम गोर लगाई मिला, प्रोत्साहन राशि मिला ना,
तो वही 351 प्रोत्साहन राशि है। ठीक है, क्या है? शिक्षा का प्रसार प्रसारण करना है, शिक्षा का प्रोत्साहन देना है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक में सुविधानुसार अदा की जा सकी। ये किसने कहा था? केटी शाह कहते हैं। खत्म हो गया है। ठीक है, जियोग्राफी बहुत कुछ